गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू केसीपी जेड क्लासेस। माय सेल्फ पवन चौधरी। जैसा कि अपन ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट कर रखा था और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमने जो प्रॉपर्टीज थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने शायद 7 जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ ली है। उसके बाद में हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। उत्प्रेरकीय गुण। आपको जब जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, तो उस टाइम बताया था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैटालिस्ट के रूप में कैटालिस्ट के रूप में यूज में लिए जाते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं कि इसके अंदर अधिकांश जो संक्रमण तत्व हैं, अधिकांश जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उनका यूज है हम कैटालिस्ट के रूप में किया जाता है। जैसे आपका फेरस हुआ, निकल हुआ, आपका कॉपर हुआ, प्लेटिनम हुआ, और इसी तरीके से आपके ये मॉलिब्डेनम हुआ। मतलब इनका यूज है वो हम किसके रूप में करते हैं, आपके जो कैटालिस्ट है उसके रूप में किया जाता है। आपको एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपसे पूछा जाता है कि कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी है, जो कैटालिस्ट एक्टिव होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक की जो सक्रियता है, उत्प्रेरक की सक्रियता, या बात करें कि इसकी जो एक्टिविटी है, कैटालिस्ट की जो एक्टिविटी है वो किसके कारण होती है, N-1D कक्षकों की उपस्थिति के कारण। N-1D कक्षकों की उपस्थिति के कारण, रिक्त N-1D कक्षकों की उपस्थिति के कारण। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके N-1D कक्षक जो d ऑर्बिटल है वो रिक्त होते हैं, और उन रिक्त कक्षकों की वजह से ये कैटालिस्ट की क्या होती है, रिएक्टिविटी है, जो क्रियाशीलता है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे उत्प्रेरक क्या करते हैं कि जो आपके संक्रमण तत्व है N-1D कक्षक के, जो आपके संक्रमण तत्व हैं, जो संक्रमण तत्व हैं वो क्या करते हैं कि आपके जो उत्प्रेरक हैं, उत्प्रेरक के साथ में कोई भी मेटल जब रिएक्शन करती है तो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एक तो आपका सबसे पहले जो क्रियाकारक है वो काम में लेते हैं। यहाँ पर क्या काम में लेते हैं, क्रियाकारक या रिएक्टेंट, क्रियाकारक या रिएक्टेंट, और ये यहाँ पे कैटालिस्ट, और फिर आपका फॉर्म होता है आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब क्रियाकारक रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्टिविटी, क्रियाशीलता, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता किसकी वजह से, N-1D कक्षकों की। तो यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट होता है वो इस संक्रमण तत्वों के रिक्त कक्षकों के साथ में क्या कर लेता है, रिएक्शन करता है, और उसी के साथ में अपना क्या बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रोडक्ट बनता है तो कैटालिस्ट के रूप में जब कैटालिस्ट यूज में लिया जाता है तो इससे एक इंटरमीडिएट भी बनता है। इंटरमीडिएट आपको पता है जो उत्प्रेरक का काम क्या होता है, उत्प्रेरक का काम होता है कि एक केमिकल रिएक्शन को क्या करना, उसकी रेट को चेंज करना। केमिकल रिएक्शन होती है, उसकी अभिक्रिया की दर को या रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। या तो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं या रिएक्शन की रेट को कम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। और जब यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है तो इंटरमीडिएट के बाद में ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ये जो इंटरमीडिएट है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ऐसा ही होता है। कुछ समय के बाद ये प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है। तो जब प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है तो वापस से जो कैटालिस्ट है आपके, वापस से क्या हो जाता है, अपने को प्राप्त हो जाते हैं। तो कैटालिस्ट का यूज यही रहता है। कैटालिस्ट का उसमें रिएक्शन के अंदर यही रोल रहता है कि वो केवल एक रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं, ओनली परिवर्तित करते हैं। ऐसा नहीं करना है कि अपने को रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, क्योंकि कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो रिएक्शन की रेट को घटाते भी हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रिएक्शन की रेट को बढ़ाते भी हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये एक मध्यवर्ती बनता है जो अस्थायी होता है, और इस अस्थायी के बाद में फिर ये वापस से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और अपने को जो उत्प्रेरक था वो अपने को वापस से प्राप्त हो जाता है। और अपने को क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे
जब ये कैटालिस्ट अपने को यूज में लिया जाता है कैटालिस्ट का, तो ये रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, ये रिएक्शन रेट को चेंज करते हैं, और इससे जो आपकी सक्रियण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी है, उसके मान में क्या आती है, सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी। ये एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन की रेट को एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जिस पर वो संपन्न हो जाए, जिस पर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना प्रारंभ हो जाती है, वो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। जैसे हम यहाँ पे बात करें, ये आपके जैसे यहाँ पे ये था रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे हमको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, ये कहलाती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी के बाद में ये वापस से जो रिएक्टेंट है अपने किस में, यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट बनता है, तो इसके लिए ये ऐसे पाथ से रिएक्शन करवाते हैं कैटालिस्ट कि उसकी सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो, कम हो। सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा तो जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया है, वो जल्दी से हो जाती है, आसानी से हो जाती है, उसमें टाइम नहीं लगता है, फटाफट से हो जाती है जल्दी से। तो ये रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और इससे सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या आती है, कमी। जैसे हम कुछ एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे आपका हैबर प्रोसेस के अंदर आपका NH3 का फॉर्मेशन होता है। अमोनिया के फॉर्मेशन के अंदर काम में लेते हैं अपन क्या, देखो क्या काम में लेते हैं, जैसे यहाँ पे N2 प्लस 3H2 से मिलकर बनता है आपका 2NH3, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर आपका आयरन और मॉलिब्डेनम, आयरन तो यहाँ पे कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है, कैटालिस्ट, और जो मॉलिब्डेनम होता है वो आपके प्रमोटर की तरह बिहेव करता है, मतलब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाले। तो ये क्या होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। ये क्या है, उत्प्रेरक वर्धक, या इसको प्रमोटर कह दो, वर्धक कह दो, उत्प्रेरक वर्धक। तो यहाँ पे क्या है कि आयरन तो कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है, और जो आपका मॉलिब्डेनम है वो प्रमोटर, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये जो उत्प्रेरक प्रमोटर होते हैं वो क्या कहलाते हैं कि उत्प्रेरक के लिए ही उत्प्रेरक का काम करते हैं, उत्प्रेरक नहीं होते हैं, लेकिन उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं, मतलब उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। तो ये कहलाता है आपके प्रमोटर या उत्प्रेरक वर्धक। तो यहाँ पे आपका आयरन है वो कैटालिस्ट की तरह बिहेव करता है, और मॉलिब्डेनम है वो प्रमोटर की तरह बिहेव करता है। ऐसे हम बात करते हैं आपका जो वेजिटेबल घी है, वेजिटेबल जो ऑयल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, ये कैसा होता है, अनसैचुरेटेड। स्टार्टिंग में अनसैचुरेटेड होता है, जब इसका हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं और ये निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहाँ से आपका ये जो है वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल ये कैसा हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, सैचुरेटेड, और किसकी प्रेजेंस होता है, निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। जैसे हम यहीं पे बात करते हैं कि आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर, कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसके अंदर संपर्क विधि, जिसको हम बोलते हैं संपर्क विधि, ये यहाँ पे H2SO4 के फॉर्मेशन के लिए यूज में लेते हैं हम, H2SO4 के फॉर्मेशन के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या काम में लेते हैं कि आपका SO2 से SO3 के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, वो आपका होता है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में। वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड को उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं, जिसके अंदर SO2 का SO3 में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडेशन होता है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस है। ऐसे ही हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपका, जैसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जैसे आपके एथिलीन या एथीन होता है, इसके एथीन की रिएक्शन हम TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, जिसको हम जिगलर नट्टा के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे CH2 से बनता है आपका पॉलीथीन, ये आपका पॉलीथीन बनता है, ये तो आपका एथीन, और एथीन से बनता है आपका पॉलीथीन, पॉलीथीन। तो यहाँ पे हम क्या काम में लेते हैं, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ऐसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका सीधा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, सुनो, कि आपके ओस्टवाल प्रोसेस होती है, ओस्टवाल प्रोसेस।
ओस्टवाल प्रोसेस जो किसके लिए होती है, नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है ओस्टवाल प्रोसेस। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका ओस्टवाल प्रोसेस के अंदर आपकी रिएक्शन होती है NH3 की 5O2 यहाँ पे काम में लेते हैं और आपका बनता है यहाँ पे क्या बनता है 4NO और यहाँ पे 6H2O। ये एक नाइट्रिक ऑक्साइड जो बनता है यहाँ पे, ये ओस्टवाल प्रोसेस का एक HNO3 के लिए होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड है, उसके लिए यूज में लेते हैं। ये नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए काम में लेते हैं ओस्टवाल प्रोसेस। किसके लिए, HNO3 नाइट्रिक एसिड। आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान में रखना है, देखो सिंपल सा कैटालिटिक प्रॉपर्टी के अंदर एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि उत्प्रेरक की सक्रियता है वो किसकी वजह से होती है, तो रिक्त N-1 डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होती है। सेकंड चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि सीधा सा यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या होती है, कमी होती है। तीसरी चीज आपको इनके सीधा सा पूछा जाता है कि संपर्क विधि के अंदर SO2 का SO3 में जो कन्वर्सेशन होता है, जो कन्वर्ट ऑक्सीडेशन होता है, वो किसकी उपस्थिति में होता है, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। एक पूछा जाता है कि हैबर प्रोसेस के अंदर जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर आयरन को किसके रूप में यूज में लेते हैं और मॉलिब्डेनम को किसके रूप में लेते हैं, तो आयरन को तो उत्प्रेरक के रूप में और मॉलिब्डेनम को लेते हैं किसके रूप में, उत्प्रेरक वर्धक प्रमोटर के रूप में। यही से आपसे पूछा जाएगा कि आपके संपर्क विधि के अंदर हो गया वेजिटेबल ऑयल से, आपका अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल से इसका जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं, वनस्पति घी का जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। हाँ चलो यहाँ नहीं बताया मैंने, यहाँ जो यूज में लेते हैं प्लेटिनम कैटालिस्ट का यूज में लेते हैं। जो नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मेशन है ओस्टवाल प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर आपका जो कैटालिस्ट है वो क्या काम में लेते हैं, प्लेटिनम कैटालिस्ट है वो काम में लिया जाता है। तो आपको ये कैटालिस्ट है वो ध्यान में रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं सीधा सा। एक तो आपका ये बहुत पूछा जाता है हेबर प्रोसेस के अंदर आपका आयरन और मॉलिब्डेनम का यूज, आयरन को उत्प्रेरक के रूप में, मॉलिब्डेनम को उत्प्रेरक वर्धक के रूप में। एक आपका ओस्टवाल प्रोसेस के अंदर प्लेटिनम को यूज में लेते हैं ये, और एक संपर्क विधि के अंदर जो HO4 निर्माण की होती है इसके अंदर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक को काम में लेते हैं, और एक एथीन को पॉलीएथीन में जब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से आपका टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो जिगलर नट्टा के रूप में काम में लिया जाता है वो आपका उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी के अंदर आपको इतनी सी बातें हैं वो ध्यान रखनी है। अगली प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो इसको तो मैं मिटा देता हूं, फिर अपन अगली बात करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। तो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है आपको। अगली प्रॉपर्टी आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। देखो चुंबकीय गुण के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, सीधा सा एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो किसके बेस पर अपन देखते हैं। तो सिंपल सी एक बात मैं बताता हूं आपको कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक ये आपका एटम है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिटल है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है वो कैसे करता है कि एक तो इसकी कक्षीय गति होती है, एक तो इस इलेक्ट्रॉन की कैसी गति होती है, कक्षीय गति। एक तो इलेक्ट्रॉन गति करता है आपकी कक्षीय गति, ठीक है, एक तो कक्षीय गति, और इसी के साथ में इलेक्ट्रॉन है वो अपने अक्ष पर भी गति करता है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये कक्षीय, एक तो हो गया कक्षीय गति के कक्षक में कर रहा है, और एक हो गया स्पिन मूवमेंट, स्पिन गति। मतलब स्पिन का मतलब है चक्रण गति, कि एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे कर रहा है या ऐसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये इलेक्ट्रॉन की दो तरीके की गति होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन परमाणु की चारों तरफ गति करता है
दो गति होती है, ध्यान रखना इसकी दो गतियां होती हैं। ये दो गतियां, एक तो कक्षीय गति और एक चक्रण गति है, स्पिन मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे फिर हम बात करते हैं इसी के साथ में कि जब भी परमाणु की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके की दोनों गति करता है तो इस बार बार इसको चक्कर लगाने से, यहाँ पे जब ये बार बार चक्कर लगाता है तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है वो डेवलप हो जाता है। एक मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे डेवलप हो जाता है, मतलब चुंबकीय जो क्षेत्र है वो इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ आ जाता है। ठीक है, उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न हो जाता है तो यहीं से हम इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी हम जब और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बात करते हैं हम चुंबकीय गुणों की, तो किसके बेस पर देखते हैं, ये भी ध्यान रखना कि एक तो हम देखते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बेस पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बेस पर देखते हैं कि किसके, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो तो आपका कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है वो आपका होगा डायामैग्नेटिक। तो आपके मेनली दो टाइप के आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो आपका पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायामैग्नेटिक। ठीक है, उससे पहले आपको ये भी बता देता हूं, जो आपका चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण है, इसके लिए जिसको हम म्यू से शो करते हैं, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं n इंटू एन प्लस 2 से, और ये बोर मैग्नेटॉन में निकालते हैं, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि n तो क्या है, यहाँ पे नंबर, n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n बराबर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर अपन देखते हैं कि कौन से में चुंबकीय आघूर्ण है किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो क्या होता है, देखो, एक तो जब हम इस चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है इलेक्ट्रॉन की दो गतियों के कारण, तो क्या हुआ कि यहाँ पे इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर दो, इस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसके अंदर आपके मेनली तो दो तरीके के, लेकिन अपने को तीन तरीके के पढ़ने हैं कि कौन कौन से चुंबकीय जो गुण हैं वो अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कि आपके तीन तरीके की अपन चुंबकीय गुण पढ़ेंगे। सबसे पहला अपन पढ़ते हैं आपके प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, देखो प्रतिचुंबकीय को क्या बोलते हैं अपन, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक जो सब्सटेंस है वो क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो क्या करते हैं कि उस चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या करते हैं, उससे प्रतिकर्षित होते हैं। क्या बोल रहा हूं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये इस चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ये प्रतिकर्षित होते हैं मतलब दूर भागते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो प्रतिकर्षित होंगे तो दूर जाएंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र ये कैसे होते हैं। और सेकंड चीज के अंदर क्या ध्यान रखनी है कि इनके पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जिसके कारण ये क्या होते हैं कि आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। इसके अंदर और क्या ध्यान रखना है आपको कि आपसे सीधा सा पूछा जाएगा कि कौन सा चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, कौन सा प्रतिचुंबकीय होगा और कौन सा अनुचुंबकीय होगा। तो आपका सीधा सा क्या ध्यान में रखना है, जिस धातु आयन के पास, जिस भी धातु आयन के पास आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो आपका अनुचुंबकीय होगा, और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है वो आपका कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो अपन बात करते हैं जैसे यहाँ पे, और जैसे तो जिनके सभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे आपका स्कैंडियम +3। स्कैंडियम +3 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वैसे क्या होता है, स्कैंडियम का क्या होता है, स्कैंडियम का होता है आपका 3d1 4s2। जब हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए यहाँ से, तो ये भी निकल गया और ये भी निकल गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा, 3d0। इसको लिख देता हूं मैं आर्गन 3d0। तो जिनके पास
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है वो कैसे होंगे आपके, कैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कैसे होंगे, प्रतिकर्षित होते हैं। और क्या ध्यान रखना है कि इनका ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इन पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इनके ऊपर। ठीक है, ताप का कोई, देखो जब हम ताप को बढ़ा रखनी पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा अपना जो चुंबकीय गुण है उसकी बात करते हैं। दूसरे पदार्थ होते हैं आपके कौन से, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ या इसी को पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसा आपने उसके अंदर पढ़ा था, किसके अंदर, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसके अंदर क्या पढ़ा था कि ये ताप के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ताप के ऊपर चाहे ताप को बढ़ा लो चाहे कम कर लो, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे प्रतिकर्षित होते हैं, दूर रहते हैं, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन होते हैं, जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है, ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ये दुर्बल आकर्षित होते हैं किसके द्वारा, इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ये पदार्थ है वो दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इनके पास है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब ये, और उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट के साथ में आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो चुंबकीय गुण है, जो आपकी चुंबकीय गुण है वो चुंबकीय गुण D1 से D5 तक बढ़ते हैं। D1 से D5 तक क्या होते हैं, बढ़ते हैं। कैसे, जैसे मान लो ना हम बात करते हैं कि आपका, जैसे आपका एक तो सिंपल सी बात करते हैं कि आपका स्कैंडियम +3 है, उसका तो आपको बता ही दिया कि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि आपका वेनेडियम +2 मान लो, तो वेनेडियम +2 के पास, या वेनेडियम +3 मान लो, तो इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे हम बात करते हैं, आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपका Fe+3 और Mn+2, इनके पास इनकी जो चुंबकीय गुण है वो सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखो D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं ये D5, और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो रखेगा। तो इसके अंदर यदि हम बात करें कि इसके चुंबकीय आघूर्ण की जब हम बात करते हैं इसके, तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट की जब हम इसकी बात करते हैं तो अपन निकालते हैं n×n+2 से ये बोर मैग्नेट्रॉन में, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम n की जगह पर रख दें 5, क्योंकि इसके बाद 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5×5+2, तो ये हो गया आपका 10, और 10 को 5 से किया तो 50, तो 50 का जो ये लगभग है वो 5.93 के समथिंग, इसका ये 83 के समथिंग जो चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू है वो आती है, जो सबसे ज्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि इनके अंदर आपसे पूछे सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण है वो कौन से आयन रखते हैं, तो जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ज्यादा चुंबकीय गुण दिखाते हैं। आपसे सीधा सा आयन देंगे कि जैसे दे दिया Fe+2, Fe+3 दे दिया, ठीक है। ऐसे आपका टाइटेनियम +4 दे दिया। इस तरीके से आपके कोई भी पूछेगा और वहां से आपके चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय गुणों के बारे में सीधा से पूछेगा कि कौन से चुंबकीय गुण होते हैं और कौन से प्रतिचुंबकीय गुण होंगे। तो फिर अपन यहाँ पे एक बात तो ये सीधी सी ध्यान रखनी है, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उनका ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो अनुचुंबकीय पदार्थ आपसे पूछेगा अनुचुंबकीय पदार्थों के ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान रखना ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब ताप बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, इसके चुंबकीय गुण है वो क्या होंगे, कम होंगे। ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर D1 से D5 तक बढ़ने पर ये चुंबकीय गुण क्या होता है, इनके बढ़ते हैं। और इसी के साथ में यदि कोई सा भी धातु आयन जिसके पास जो एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक भी
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके लिए म्यू का मान कितना होगा 0, मतलब चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। तो यदि किसी के पास एक भी चुंबकीय आघूर्ण एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका मान क्या होगा 0 होगा, ये ध्यान रखना है। और ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि ताप को जब बढ़ाएंगे तो जो इसके अनुचुंबकीय गुण है वो क्या होंगे, कम होंगे। कोई भी आपका ऐसा अनुचुंबकीय पदार्थ जिसको आप टेम्परेचर देंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। तो ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती थे, इतना सा आपको ध्यान रखना है। D1 से D5 तक है, ये बढ़ेंगे, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे तो ये D5 में ज्यादा होता है। उसके बाद में जैसे हम आगे चलते हैं, जैसे हम बात करते हैं आपके Fe+2 के अंदर, तो Fe+2 के अंदर कितने होते हैं D6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, तो 4 होंगे तो इसका फिर कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण ये रखते हैं आपके कौन, Fe+2 Fe+3 और ये Mn+2, ये आपको ध्यान रखना है। तापीय ये तो आपके अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। कुछ एक होते हैं फेरोमैग्नेटिक, तीसरा होता है आपका फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय, ऐसे लिख देता हूं, लोह चुंबकीय पदार्थ, लोह चुंबकीय पदार्थ, या इन्हीं को बोलते हैं अपन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या होते हैं देखो, तो लोह चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जिनके गुण अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बीच के होते हैं, मतलब वो दोनों के गुण शो करते हैं। इनके अंदर आपको ध्यान रखना है कि लोहे चुंबकीय पदार्थ के अंदर आपका फेरस, कोबाल्ट, निकल और कुछ एक जो आयरन के ऑक्साइड हैं, वो इस तरीके से जो आयरन के ऑक्साइड हैं वो सबसे ज्यादा लोहे चुंबकीय पदार्थ शो करते हैं। इनके जो चुंबकीय गुण हैं वो अनुचुंबकीय पदार्थ से 1000 गुना ज्यादा होते हैं, 1000 गुना ज्यादा चुंबकीय गुण इनके अंदर होते हैं, 1000 गुना ज्यादा चुंबकीय गुण ये शो करते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने के बाद भी ये आपके स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो मैकेनिक्स की जो दुकान होती है उनके अंदर क्या होता है कि जैसे पेचकस वगैरह पे थोड़ा सा उसको चुंबक के पास रख देते हैं, तो उसके बाद में छोटे मोटे पेच हैं वो उससे चिपक करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया अपन ने और वो फिर स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है, तो वो आपके क्या होते हैं फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। इसके अंदर आपको एग्जांपल ध्यान रखने, सीधे से आपका फेरस, कोबाल्ट, निकल और आपका आयरन ऑक्साइड, ये आपके कैसे होते हैं फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। ये आपके फेरोमैग्नेटिक पदार्थ के अंदर आपको एग्जांपल है, वो ध्यान रखने, ज्यादा इंपोर्टेंट, सीधा सा पूछा जाएगा कि निम्न में से लोहे चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं, तो इसके अंदर आपको फेरस, कोबाल्ट, निकल और आयरन के जो ऑक्साइड है ध्यान रखना है। इनके गुण है वो प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ के बीच के होते हैं, और इनके जो चुंबकीय गुण है वो उनसे 1000 गुना ज्यादा चुंबकीय गुण रखते हैं, और इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर और ये स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। इनसे मतलब उस चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने के बाद भी ये चुंबक की तरह व्यवहार करते रहते हैं कुछ समय के लिए। तो ये होते हैं आपके चुंबकीय गुण, ठीक है। और इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना ही है कि इसके अंदर D5 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 सबसे ज्यादा होंगे, वो आपका कैसा होगा, सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण रखते हैं। और यदि आपसे पूछे कि चुंबकीय आघूर्ण किससे निकालते हैं, तो म्यू बराबर √n × n+2, यहाँ पे n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ही यहाँ पे जो चुंबकीय गुण क्या होंगे उतने ही ज्यादा होंगे। फिर अपन नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करते हैं। आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं, तो रंगीन आयन का निर्माण। रंगीन आयन का निर्माण, कुछ एक जो मेटल्स हैं कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखो रंगीन आयन का निर्माण कैसे होता है, रंगीन आयन का निर्माण। तो रंगीन आयन के निर्माण के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है सीधा सा कि जो आपके d ऑर्बिटल्स होते हैं,
ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये आपके डी ऑर्बिटल कितने होते हैं आपके 5। ये जो ऑर्बिटल हैं डी ऑर्बिटल, ये कैसे होते हैं, इनकी एनर्जी लगभग क्या होती है, सेम होती है। सेम होने के कारण इन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। डीजेनरेट या समभ्रंश कक्षक है वो कहते हैं, समभ्रंश कक्षक कहते हैं। समभ्रंश कक्षक इन्हें कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल या समभ्रंश कक्षक। इनकी एनर्जी लगभग क्या होती है, सेम होती है। जैसे यहाँ पे हम बात करें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर। ये 5 कक्षक होते हैं अपने। यहाँ पे ये कलर प्रॉपर्टी कैसे शो करते हैं कि आपके जो डी कक्षक होते हैं वो 2 ऊर्जाओं में डिवाइड होते हैं। इन्हें हम डीजेनरेट जो ऑर्बिटल हैं, इनमें से ये जो कक्षक हैं ये डिवाइड हो जाते हैं। ये अष्टफलकीय संकुल, जब हम उपसंयोजक यौगिक वाला चैप्टर पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो अपन सीआरटी के अंदर ये चीज पढ़ते हैं। क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है उसके अंदर अपन ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से अपना ये जो कलर प्रॉपर्टी वो शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको सीधा से ये ध्यान रखना है कि जो डी कक्षक है, डी कक्षक वो 2 ऊर्जाओं कक्षकों में डिवाइड होते हैं, 2 ऊर्जा कक्षकों में डिवाइड होते हैं, 2 ऊर्जा कक्षकों में डिवाइड होते हैं। अब ये कैसे होते हैं देखो, इनमें से जिनकी ऊर्जा ये T2G और EG में डिवाइड होते हैं, T2G और EG कक्षकों में डिवाइड होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ पे देखो इनमें से अष्टफलकीय संकुल के लिए अपन बात कर रहे हैं। पहले अष्टफलकीय संकुल के लिए, तो अष्टफलकीय संकुल के लिए क्या होता है यहाँ पे कि आपके T2G कक्षक 3 तो नीचे और 2 EG कक्षक ऊपर। इनकी एनर्जी ये dxy, dyz और ये dzx, और ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये dz स्क्वायर। ये तो आपके होते हैं T2G कक्षक और ये EG कक्षक। यहाँ पे आपसे ध्यान रखना है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, ये एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे आपका किसमें आ गया, T2G के अंदर आ गया। आपको सीधा से ये पूछता है कि संकुल जो आपके संक्रमण तत्व हैं वो रंगीन आयन का निर्माण करते हैं, उसका कारण क्या है। तो रंगीन आयन का निर्माण के लिए आपको ध्यान रखना है सीधा सा क्या कारण होता है इसका, डी संक्रमण के कारण। यहाँ पे इसका रीजन होता है डी संक्रमण के कारण। ये कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं डी संक्रमण के कारण। ये ज्यादा डिटेल में है, हम CFT थ्योरी है, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये अपन पढ़ते हैं किसके अंदर, आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उपसंयोजक यौगिक, उसमें पढ़ते हैं। यहाँ पे फिलहाल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जब ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ये क्या होता है, यहाँ से मान लो इसको लाइट दी हमने, प्रकाश की लाइट दी, प्रकाश दिया, तो यहाँ से क्या होगा, ये तो आपके T2G और ये आपका EG कक्षक। T2G की ऊर्जा है वो क्या होती है, T2G लोअर एनर्जी लेवल होता है, लोअर एनर्जी लेवल, और इनकी एनर्जी वो क्या होती है, हाई एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल। ये आपका EG कक्षक। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन था ये एक इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ से क्या हो जाता है, इस T2G से EG कक्षक में उत्तेजित हो जाता है। जब ये EG, तो यहाँ पे ये भी किसके थे, ये भी D के थे, ये किसके थे, ये भी D के थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये संक्रमण है वो इलेक्ट्रॉन का D से D में होता है। इसी DD संक्रमण के कारण ये कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा पाकर के उत्तेजित होता है और उत्तेजित होकर के जब ये वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये दृश्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा है वो एक विभिन्न प्रकार की तरंग दैर्ध्य के अंदर शो करता है। तो एक कलर शो कैसे करेगा, कलर शो का रीजन ध्यान रखना, डीडी संक्रमण के कारण ये कलर शो करता है, सीधा सा सिंपल सा ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके अंदर जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से उत्तेजित होकर के वापस से जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये विभिन्न कलर शो करता है। कैसे शो करेगा देखो, आपको ध्यान रखना है, जिसके पास
जिनके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिनके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, या फिर इसी के साथ में इसको क्या बोलोगे, या जिनका D0 या D10 विन्यास है वो कलर शो नहीं करते हैं। D0 या D10 जिनका विन्यास है वो कलर शो नहीं करते हैं। उसके अंदर जैसे आपका स्कैंडियम +3 हुआ, ऐसे आपका कॉपर प्लस हुआ, ऐसे आपका Zn+2 हुआ। तो इस तरीके से ऐसे मान लो आपका टाइटेनियम +4 हुआ, वैनेडियम +5 हुआ। तो इस तरीके से इनके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके अंदर तो कितनी है, इनके अंदर आपकी D10 और इसके अंदर कितनी है D0। तो D0 और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो धातु आयन है, मेटल आयन है, वो क्या करते हैं, वो कोई भी कलर शो नहीं करते हैं। तो फिर कौन कौन से कलर है, ये 6 कलर के जो आयन्स हैं वो शो करते हैं। कौन कौन से कलर शो करते हैं ये ध्यान रखना है। देखो बता देता हूं, जैसे आपका टाइटेनियम +3, ठीक है, क्रोमियम +3, मैग्नीज +2, Fe+2, Fe+3, CO+3, Zn+2। जो आपका टाइटेनियम +3 है वो कौन सा कलर शो करता है, टाइटेनियम +3 आपका कौन सा कलर शो करता है, पर्पल कलर शो करता है। जो आपका क्रोमियम +3 है वो आपका कौन सा कलर शो करता है, ग्रीन कलर शो करता है। मैग्नीज +2 है वो आपका पिंक, लाइट पिंक कलर शो करता है, लाइट पिंक करता है, ध्यान रखना, लाइट पिंक कलर शो करता है। फिर आपका Fe+2 है वो कौन सा करेगा, Fe+2 आपका करता है ग्रीन, ये करता है फिर आपका येलो, Fe+3 येलो। CO+3 है वो कौन सा करता है फिर आपका लाइट पिंक। और जो आपका Zn+2 है वो कौन सा कलर शो करता है, ब्लू कलर। आपको ये कलर है ज्यादा तो ध्यान में नहीं रखने, थोड़ा बहुत रखो तो रख लेना, बाकी आपको ये ध्यान में जरूर रखना है कि कौन सा आयन कलर शो करता है कौन सा नहीं। आपसे सीधा सा पूछेगा निम्न में से रंगीन आयन कौन सा है, तो रंगीन आयन के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, वो कलर शो करेगा, वो कलर शो करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई सा भी इसके अंदर आपको आयन मिल जाए, उसके अंदर यदि आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो कलर प्रॉपर्टी शो करेगा, और जिसके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है वो कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। जैसे आपको बताई गई है यहाँ पे कि आपका स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, वैनेडियम +5, इस तरीके की जो विन्यास है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो D0 हो या D10 हो वो कलर शो नहीं करते हैं। बाकी के सभी जो आपके मेटल आयन हैं वो कलर शो करते हैं। कलर शो का रीजन क्या है, डी संक्रमण के कारण ये कलर शो करते हैं। और ये अष्टफल के संकुल के अंदर जब ये डिजनरेट ऑर्बिटल हैं इस तरीके से T2G और Ag स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, और जब चतुष्फल के संकुल के अंदर बात करते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं, Eg नीचे आ जाता है और T2G ऊपर चला जाता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो ये हुआ आपका रंगीन आयन का निर्माण, इस तरीके से होता है। ये कलर शो देख लेना, 6 कलर के शो करता है। पर टाइटेनियम +3 पर्पल कलर, क्रोमियम +3 ग्रीन कलर, मैग्नीज +2 आपका हल्का गुलाबी, Fe+2 आपका हरा, फिर Fe+3 पीला कलर, CO+3 लाइट पिंक कलर हल्का गुलाबी, और Zn+2 ब्लू कलर शो करता है। ठीक है, तो ये आपके कलर शो ध्यान रखना है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपके एक यहाँ पे ये एक चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ये तो मैं बता देता हूँ, ये नोट डाउन कर लेना आप। ये देखो, ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण क्या होता है, देखो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का कारण क्या होता है आपका, एक तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7, ये भी आपके कलर शो करते हैं। ये करता है आपका लाइट पिंक और ये करता है आपका ऑरेंज कलर। ठीक है,
ऑरेंज कलर ये शो करता है, ये दोनों भी शो करते हैं किसके कारण, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण। और यहाँ पे जो चार्ज का ट्रांसफर है, वो चार्ज का जो ट्रांसफर है, चार्ज इट ट्रांसफर anion टू कैटायन, anion टू कैटायन। चार्ज का जो ट्रांसफर है वो एनायन से कैटायन की तरफ होता है। आपको बस सीधा ये ध्यान रखना है कि KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ये दोनों भी कलर शो करते हैं। रीजन क्या है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के द्वारा ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। फिर आपके ये तो सिंपल सी बात हुई। उसके बाद में अपन किसकी बात करते हैं, देखो उसके बाद में हम बात करते हैं, कुछ एक आपको बताया था कि कुछ एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन भी करते हैं और एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है उसका भी फॉर्मेशन होता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो क्या होता है, देखो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो क्या होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो क्या होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे हम बात करते हैं, देखो जैसे एक तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अंतराकाशी यौगिक, अंतराकाशी यौगिक ये कैसे फॉर्म होते हैं अंतराकाशी यौगिक, देखो इनकी जो डी ब्लॉक की जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं। मतलब इनकी जो शेप है वो मान लो इस तरीके से है, ये इसके नीचे ये, 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 जैसे इसके नीचे ये। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनके बीच में ये जो मेटल आयन है इनके बीच में कुछ स्पेस रहता है। ये आपको स्पेस दिख रहा होगा, ये स्पेस है, हर के बीच में स्पेस है। इन स्पेस में क्या होता है कि छोटे साइज के जो नॉन मेटल्स हैं, जो अधातु हैं, जिस तरीके से आपके जैसे बोरॉन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, इस तरीके से जो आपके क्या है, जो अधातु हैं वो इनके बीच में आ जाती है, इन छोटे स्पेस के बीच में आ जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे आपका जैसे हाइड्रोजन आ गया, ये छोटे छोटे साइज के अंदर आपके ये आ गया, तो ये क्या कर लेते हैं, इस स्पेस को पूरा कर लेते हैं, इस स्पेस को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं कि आपकी जो संक्रमण तत्व के जो मेटल्स आयन है उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बीच में जो स्पेस बचता है उसके अंदर जो छोटे साइज के जो अधातु हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, वो उनके अंदर फिक्स हो जाते हैं। और फिक्स होने के बाद में ये अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। अंतराकाशी यौगिक के आपको एग्जांपल थोड़े से, जैसे आपका कार्बाइड हुआ, बोराइड हुआ, सिलिसाइड हुआ, इस तरीके से ये आपके जो एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे मान लो जो आपके जो पेरेंट जो धातु थी, जो आपकी प्योर धातु थी, पहले जो प्योर मेटल थी, प्योर मेटल से इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं होती है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। इसकी जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, इंटरस्टिशियल जो कंपाउंड है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लो, जैसे इसी के अंदर आपके हार्डनेस की बात कर लो, हार्डनेस, कठोरता, कैसे कि मान लो आपके पहले ये कंपाउंड के बीच में स्पेस था, अब ये स्पेस है, ये छोटे टाइप के जो नॉन मेटल्स हैं, जो अधातु हैं, उन्होंने पूरा कर लिया। अब पूरा कर लिया तो क्या हुआ कि पूरा करने के बाद में इनकी कठोरता है वो ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इनका स्पेस है वो पूरा भर गया। अब इनके पास जगह ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं बचा है रिक्त। तो रिक्त स्पेस नहीं बचने के कारण इनकी हार्डनेस इनसे ज्यादा हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, उनकी प्योर मेटल से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बाकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहती हैं, और ये फिजिकल प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाती हैं। वो किसकी वजह से होती हैं, केवल इसी की वजह से होती है कि यहाँ पे ये नॉन मेटल्स हैं वो बीच में फिक्स हो जाते हैं, और इसकी वजह से ये फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। हार्डनेस इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये कंपाउंड है वो फिक्स हो जाती है, नॉन मेटल्स है वो फिक्स हो जाती है।
तो ये आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड हुआ। उसके बाद में आपको बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स आयन का भी फॉर्मेशन करते हैं, संकुल यौगिक भी बनाते हैं, संकुल यौगिक भी बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी ये फॉर्मेशन करते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं वो विभिन्न प्रकार के कॉम्प्लेक्स आपके बनाते हैं, जैसे आपने पढ़ रखा है, जैसे आप पढ़ते हो FeCN6 पढ़ते हो, FeCN6 पढ़ते हो, NiCN4 माइनस, NiCN4 2 माइनस, इस तरीके से आप बहुत सारे कंपाउंड हैं वो पढ़ते हैं। जैसे आपका CO6 हो गया, ठीक है, ऐसे आपका FeCO5 हो गया, FeCO5। तो ये सभी कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि इनके कुछ एक जो लिगेंड है वो ऋणायन भी होते हैं, कुछ धनायन भी होते हैं, कुछ उदासीन लिगेंड होते हैं, उसके साथ में मिक्स मिल करके और ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं। इनकी ये प्रॉपर्टी होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, ज्यादा जो प्योर मेटल है, जो आपकी ये वाली मेटल थी प्योर, इससे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है इन कंपाउंड की, क्योंकि इनकी हार्डनेस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अपन ने आज बात की थी ये प्रॉपर्टीज आपको सारी बता दी। तो इसके अंदर अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर भी प्रॉपर्टीज हैं वो इतनी ही हैं। उसके बाद में आपका जो एक चीज प्रॉपर्टी बची है, मिश्र धातुएं, वो इम्पोर्टेंट होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताएंगे। जो भी मिश्र धातुएं बनती हैं, जो इम्पोर्टेंट मिश्र धातुएं हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आपका आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे अपन कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगले वीडियो में। टेस्ट जरूर देते रहना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।